सपोज कोई मॉस्किटो है, वो बाइट करा तुम्हारे राइट हैंड पे, तो बाइट या टच करा, ठीक है, तो वो जो सेंसेशन है तुम्हारे ब्रेन तक कैसे जाएगा? राइट हैंड में बाइट करा है, कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा? टच, प्रेशर, वाइब्रेशन के लिए। डज एनीबडी वांट्स टू आंसर, वांट्स टू ट्राई? क्योंकि ऐसे ही हम सीखते हैं, जितना आता है उतना। हाँ, कौन सा पाथवे? स्पाइनोथैलेमिक। स्पाइनोथैलेमिक बेटा मतलब टच लेकर जाता है, प्रेशर लेके जाता है, वाइब्रेशन क्या लेकर? दो ट्रैक्स थे ना, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। तुम क्या सोच के बोल रहे हो कि मतलब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इन्वॉल्व है? क्या? पेन और वाइब्रेशन दोनों एक से नहीं जाते हैं। पेन और टेम्परेचर किससे जाता है? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक से। और अगर हम टच की बात करें तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ टच, फाइन टच एंड क्रूड टच, ठीक है। तो अगर हम टच ऐसे ही बात कर रहे हैं तो पाथवे कौन सा इन्वॉल्व होगा? सिंपल, अगर फाइन टच या 2 पॉइंट, तुमको ये भी तो पता लगेगा कि हैंड में बाइट करा है, कौन से पॉइंट पे करा है, तो पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस इन्वॉल्व होगा। तो अब बताओ कौन से ट्रैक्स होंगे? सिट डाउन बोथ ऑफ यू। हाँ, अब बोलो। ठीक है, तुमने ट्राई करा, सोचा। हाँ, सिट डाउन। यू वांट टू ट्राई? हाँ, एक मॉस्किटो ने बाइट करा है तुम्हारे राइट हैंड पे, ब्रेन तक लेकर जाओ, कैसे जाएगा? सेंसेशन कौन से हेमिस्फेयर में जाएगा, कौन सा ट्रैक्ट जाएगा? हाँ, अगर वैसे हम पेन की बात करें ना, बाइट से अगर पेन हो रहा है तो फिर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा। अगर टच की बात करें कि हमें 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन या टच होगा, तो देन देयर विल बी पोस्टीरियर फोनिकुलस एंड देन पाथवे। कौन सा ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा? हाँ, मास निकाल के बोल दे। हाँ, फेसिकुलस क्यूनिएटस, राइट आंसर, बिकॉज अपर लिम्ब इज कैरीड बाय सेंसेशंस फ्रॉम अपर लिम्ब आर कैरीड बाय फेसिकुलस क्यूनिएटस। अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बता दो इसके लिए। डॉर्सल रूट गैंग्लियन, कोई भी ट्रैक्ट हो असेंडिंग, हाँ, भले ही मतलब अनकॉन्शियस लेवल पे भी जा रहा हो तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन को तो इन्वॉल्व होना ही है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन इज न्यूक्लियस क्यूनिएटस। फेसिकुलस क्यूनिएटस जो है दैट विल बी रिलेइंग इनटू न्यूक्लियस क्यूनिएटस इन मेड्यूला। देन देयर विल बी डेकसेशन और नॉट? देयर विल बी डेकसेशन। तो अगर राइट लिम्ब अगर इन्वॉल्व है और तो अब फाइबर्स कहाँ चले, कौन से लेमिनिस्कस से जाएंगे? मीडियल लेमिनिस्कस। फाइबर्स विल बी डेकसेटिंग एंड दे विल बी फॉर्मिंग मीडियल लेमिनिस्कस। अब मीडियल लेमिनिस्कस लेफ्ट साइड में चले गए फाइबर्स, अब कौन से, अब कहाँ जाएंगे? थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। थैलेमस में कौन सा न्यूक्लियस? वेंट्रो पोस्टीरो लैटरल न्यूक्लियस, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। एंड फाइनली दे विल बी गोइंग टू विच हेमिस्फेयर? एरिया नंबर 312, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, पैराइटल लोब, पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। सिट डाउन। So this way these sensations will be carried. अब आज हाँ, पहले ना हम डिसेंडिंग स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कर लेते हैं एक बार। कल हमने 6 ट्रैक्ट डिस्कस करे थे। अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन विल बी कैरीड बाय विच ट्रैक्ट? हाँ, इधर से आवाज आ रही है। अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर एंड posterior spinocerebellar, both will be carrying unconscious proprioception from upper half of the body or lower half of the body? Lower half of the body. Remember this thing, both anterior spinocerebellar and posterior spinocerebellar tracts will be carrying unconscious proprioception from, some books write lower limb only and some books write lower half of the body. So they will be carrying these sensations. Then from upper limb or upper half of the body these sensations will be carried by cuneo-cerebellar tract. अब एक और क्वेश्चन, सेरिबेलर कंट्रोल इप्सिलेटरल है या बाइलेटरल है? इप्सिलेटरल. So these fibers
will be terminating in the same half of the cerebellum. इनमें से कौन सा ट्रैक्ट क्रॉस्ड है, कौन सा अनक्रॉस्ड है? हाँ, राइट। और कोई पीछे से आवाज नहीं आई। एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर में फाइबर्स डेकोसेट कर रहे हैं या नहीं? कर रहे हैं। तो कितने टाइम्स डेकोसेट करेंगे? 2 times they will be decussating and then will be reaching to the same cerebellar hemisphere. अब गेट बंद कर दो। And we have discussed anterior spinothalamic and lateral spinothalamic tract along with fasciculus cuneatus and fasciculus gracilis. Now coming to descending descending tracts. Main tract is corticospinal tract. So this was the transverse section which you have seen yesterday. Ascending tracts are shown in blue color and descending tracts are shown in red color. पर दोनों ही जो तो रेड कलर पे कौन कौन से ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं? वो डिसेंडिंग है। जो भी ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं, कौन से ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं रेड कलर में? रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो लेटरल फ्यूनिकुलस में है, एंटीरियर में है या पोस्टीरियर में है? इट इज इन दी लैटरल फ्यूनिकुलस। हाँ, अब देखो ये जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है ना, बेसिकली दे विल बी टर्मिनेटिंग वेयर either in the anterior funiculus or in the lateral funiculus, because posterior funiculus is basically concerned with the ascending fibers. तो और कौन से tracts हैं? Olivospinal, vestibulospinal, tectospinal. इसको सामने से ऐसे सबसे main जो tract है that is the pyramidal tract and that is also known as corticospinal tract. From cerebral cortex to the spinal cord for voluntary movements, एक ही ट्रैक्ट जो है वो याद रखना है, दैट इज नोन एज पिरामिडल ट्रैक्ट और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ऑल अदर ट्रैक्ट्स आर नोन एज एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, क्योंकि वो जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं वो कैसा है? इनवॉलेंट्री है। हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स है टेक्टोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल, ओलिवोस्पाइनल। वो एंटीरियर फ्यूनिकुलस में फ्रॉम मीडियल टू लैटरल यू कैन से TVO, टेक्टो वेस्टिबुलो ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट। देन दिस इज anterior corticospinal and then lateral corticospinal tract. There is rubrospinal tract and there is these tracts we are going to study today. So we will be studying what? Tectospinal, vestibulospinal, olivospinal, TVO कहाँ है? Anterior funiculus में है। Rubrospinal tract कहाँ है? Lateral funiculus में है। जो pyramidal tract हमें पढ़ना है corticospinal tract, वो उसके 2 पार्ट्स हैं, anterior corticospinal and lateral corticospinal. They are in the anterior funiculus and lateral funiculus respectively. ठीक है, अब corticospinal tract समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता है। एक जनरल आइडिया मैं दे देती हूँ कि मोटर कॉर्टेक्स से जो इंफॉर्मेशन है दैट विल बी कैरीड and that those fibers they will be finally relaying where? They will be relaying in the anterior horn of the spinal cord. Finally वो सब fibers कहाँ आ रहे हैं? Anterior horn of spinal cord में आ रहे हैं। अब वो आ कैसे रहे हैं? Decussation कहाँ हो रहा है? That we will be seeing. So descending tracts include pyramidal tract, that includes corticospinal and corticobulbar tract. ये corticobulbar क्या होता है? corticospinal तो पता है, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई पे जो फाइबर्स आके कॉर्टेक्स से टर्मिनेट होंगे उनके जो ट्रैक्ट्स हैं, लाइक जैसे पॉन्स और मेड्यूला में क्या है? पूरे ब्रेन स्टेम में क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई है, 3rd, 4th, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उन पे भी कुछ फाइबर्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आके टर्मिनेट हो रहे हैं। सो दे विल बी फॉर्मिंग कॉर्टिकोबल्बार ट्रैक्ट एंड कॉर्टिकोस्पाइनल टर्म इज यूज्ड फॉर those fibers which will be terminating in the nuclei present in the anterior horn of the spinal cord and they will be forming spinal nerves. ठीक है, तो स्पाइनल नर्व्स बनाने वाले जो न्यूक्लियाई हैं या जो ट्रैक्ट हैं वो कॉर्टिकोस्पाइनल हैं
एंड देन जो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई जहाँ टर्मिनेट हो रहे हैं, दे आर कॉर्टिको-बल्बार ट्रैक्ट। अब कॉर्टिको-स्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स कहाँ से ओरिजिन लेते हैं? फ्रॉम प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। अभी एरिया नंबर 4 याद कर लो, दैट इज द प्राइमरी मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया इज एरिया नंबर 6. So we will be seeing this in the neuroanatomy also. So fibers will be originating like this, and then the fibers will be coming to where? They will be coming to medulla, and in the medulla around 75 to 90% of the fibers will decussate. जो fibers आ रहे थे किसी एक cerebral hemisphere से, they will be decussating where? In the medulla, and the fibers which are decussating, they will be forming lateral corticospinal tract, and the fibers which are left, जो 10 to 15% fibers राइट cerebral hemisphere के सीधे सीधे आ गए नीचे spinal cord में, they will be forming 10 to 15 anterior corticospinal tract. लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में जिस सेगमेंट में उनको सप्लाई करना है वहां पे वो भी डेकसेट कर जाते हैं. सो दैट इज व्हाई सेरिब्रल कंट्रोल इज कॉन्ट्रालैटरल एंड सेरिबेलार कंट्रोल इज इप्सिलैटरल. अब इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज मुझे एल्बो जॉइंट फ्लेक्स करना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू फ्लेक्स माई एल्बो जॉइंट. तो विच नर्व विल बी द नर्व सप्लाई ऑफ, हाँ, कौन सा प्लेक्सस इन्वॉल्व होगा? ब्रेकियल प्लेक्सस विल बी इन्वॉल्व. कौन सी मसल इन्वॉल्व होगी? ब्रेकियालिस एंड बाइसेप्स ब्रेकियाई. इसकी रूट वैल्यू अराउंड C5 C6 जो नर्व है, दे विल बी सप्लाइंग दिस. तो अगर C5 और C6 स्पाइनल नर्व को मुझे स्टिमुलेट करना है, कौन सी? राइट साइड की. तो कौन सा सेरिब्रल हेमिस्फेयर मेरा एक्टिवेटेड होगा? लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर. कौन से फाइबर स्टार्ट होंगे? कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स, ठीक है. वो कहाँ आ जाएंगे? मेड्यूला में डेकसेट कर जाएंगे, लेफ्ट साइड के लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बनाएंगे. एंटीरियर वाले भी हो सकते हैं, वो नीचे आके C5 C6 लेवल में ही डेकसेट कर जाएंगे. एंड देन दे विल बी टर्मिनेटिंग वेयर? अब स्पाइनल कॉर्ड में आके ये फाइबर्स टर्मिनेट कहाँ होंगे? लमाइना 9 में. वेरी राइट. एंड जितने भी कल मैंने बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड में मैक्सिमम जो फाइबर्स टर्मिनेट हो रहे हैं ऊपर से आके, वो कौन से लमाइना में हो रहे हैं? एंटीरियर हॉर्न में, लमाइना 9 में टर्मिनेट हो रहे हैं. और उन न्यूक्लियाई को फिर हम क्या बोल देते हैं? लोअर मोटर न्यूरॉन न्यूक्लियाई. अब वो फाइबर्स ऊपर आके एंटीरियर हॉर्न में टर्मिनेट हो गए. उसके बाद क्या हुआ कि वो लोअर मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाएगा और उसके एक्सॉन्स, they will be forming the motor root of the spinal nerve. So this way a spinal nerve will be formed, and then along with the sensory root that will be forming, and this way that action will be performed. समझ में आया? ये है corticospinal fibers. इसमें से corticospinal part कितना है? जो cerebral cortex से medulla से होते हुए spinal cord तक आया है, उतना part क्या है? corticospinal. वो ट्रैक जो है हम डिस्कस कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो नोन एज पिरामिडल ट्रैक, एंड दैट इज द वॉलेंट्री ट्रैक फॉर ऑल द वॉलेंट्री एक्टिविटीज विच वी परफॉर्म. ठीक है. लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट सप्लाई द मसल्स ऑफ द बॉडी. एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इज इप्सिलेटरल, डिसेंडिंग इनटू द स्पाइनल कॉर्ड. Then they decussate and terminate in the ventral horn of the cervical and upper thoracic segments. ये भी decussate कर जाता है और कहाँ terminate होगा? ये भी ventral horn में terminate होगा, anterior corticospinal tract. At the caudal part of the medulla, around 90% of the fibers cross the midline. They descend in the lateral column as lateral corticospinal tract, and they terminate on lower motor neuron of anterior gray column of all spinal levels. अब ये अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है? स्पाइनल नर्व या क्रेनियल नर्व फाइनली जिस न्यूक्लियाई से ओरिजिनेट कर रही है ना, मतलब जिसके एक्सॉन्स रियली जा रहे हैं, दैट इज द लोअर मोटर न्यूरॉन. उसके ऊपर जितना भी पाथवे है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज इंक्लूडेड इन दी अपर मोटर न्यूरॉन.
अब अगर जैसे मैं ये कॉर्टिकोस्पाइनल की बात करूं तो कॉर्टेक्स में जहां न्यूरॉन से ओरिजिनेट हुआ, बीच में वो जहां डेक्सेट हुए, मेड्यूला में गए, जो भी हुआ, दैट ऑल दैट पाथवे इज अपर मोटर। वहां कहीं भी लीजन होता है तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन अपर मोटर न्यूरॉन as long as those fibers have not reached to the final nuclei, that means that is in the anterior horn of the spinal cord, जहां से वो नर्व फाइनली ओरिजिनेट कर रही है। उसके ऊपर का जितना भी पाथवे है वो क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, फिर कॉर्टिको बल्बार ट्रैक्ट हमने डिस्कस किया कि क्रेनियल नर्व जो न्यूक्लियाई है। अच्छा एक बात बताओ, ये स्पाइनल कॉर्ड में कौन से कॉर्टिको बल्बार फाइबर्स आएंगे, यहाँ कौन से क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई हैं? है कोई क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई? हाँ, कहाँ है? कल हमने एक नर्व पढ़ी थी, एक न्यूक्लियस देखा था, परसों या कल देखा था। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व का न्यूक्लियस है, सो दैट इज अ क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन as well as spinal nucleus of trigeminal nerve is there. So this way because spinal जो भी क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई यहाँ तक आ रहे हैं, उनके लिए जो कॉर्टिको फाइबर्स आ रहे हैं, दे आर दी कॉर्टिको बल्बार फाइबर्स। रेस्ट ऑल आर कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स एंड दीज आर इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ हेड, दे आर इन्वॉल्व्ड इन swallowing, phonation and movements of the tongue also. So बेसिकली कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स विल बी टर्मिनेटिंग इन दी ब्रेन स्टेम, क्योंकि ज्यादातर क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई कहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला। ओनली सम ऑफ द क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन दी स्पाइनल कॉर्ड, सो ओनली सम कॉर्टिको बल्बार फाइबर्स विल बी रीचिंग टू दी स्पाइनल कॉर्ड, रेस्ट ऑल विल बी टर्मिनेटिंग इन दी आइदर इन मिड ब्रेन और इन मेड्यूला और इन pons. So cortico-bulbar and cortico-spinal. If the fibers of corticospinal tracts are damaged anywhere along their course from cerebral cortex to lower end of the spinal cord, this will give rise to an upper motor neuron syndrome. So what is upper motor neuron lesion? क्या होता है ये upper motor neuron? अगर lesion हो जाएगा तो मसल कैसे हो जाएंगे? स्पास्टिक पैरालिसिस होगा या फ्लैसिड पैरालिसिस होगा? नहीं पता है। देखो, जो लोअर मोटर न्यूरॉन है एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है फाइनली किसी मसल को। कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स का काम क्या है या अपर मोटर न्यूरॉन फाइबर्स का काम क्या है? दे आर कंट्रोलिंग दैट एक्शन. सो इफ द कंट्रोल इज लॉस्ट then the muscle will be going in a spastic condition. So there will be a spastic paralysis when there is upper motor neuron lesion. अगर lower motor neuron lesion होता है तो वो न्यूक्लियस ही नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट करवाए, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगी, फाइनल एक्शन ही नहीं होगा. So there will be a flaccid paralysis in lower motor neuron and all reflexes will be lost. So it will be like, and then the extrapyramidal tracts. पिरामिडल समझ में आया है तो एक्स्ट्रा पिरामिडल पढ़ाने का आगे कोई फायदा है? समझ में आया? कॉर्टिकोस्पाइनल, सपोज यू हैव टू किक अ बॉल विद योर राइट लेग, then what will be the pathway, like which cerebral hemisphere will be activated, which muscles will be involved, and which portion of the spinal cord will be involved, which tract will be involved? Left hemisphere will be involved. Then which area of the left cerebral hemisphere will be involved? Motor area or sensory area? Motor area will be involved. Then which pathway will be involved? Corticospinal tract. तो अगर बॉल किक करना है तो एक्सटेंसर नी, जो एक्सटेंसर मसल्स हैं, दे विल बी इन्वॉल्व. ठीक है, दैट वी कैन से कि कौन से नर्व रूट वैल्यू कौन सा इन्वॉल्व होगा? लंबर या सेक्रल प्लेक्सस जो है वो इन्वॉल्व होगा. ठीक है, तो अब लेकर आओ इसको स्पाइनल कॉर्ड के लंबार या सेक्रल रीजन तक. कैसे लेकर आओगे? कहाँ से पास होंगे फाइबर्स? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में कौन कौन से फाइबर्स हैं? दो टाइप के ट्रैक्ट्स यहाँ बन रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है. तो अगर तुमने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट अगर तुमको समझ में आ गया है, ऑपोजिट साइड का हेमिस्फेयर इन्वॉल्व है, सो दीज फाइबर्स विल बी पासिंग थ्रू मेड्यूला. मेड्यूला में जिस पोर्शन में ये डेक्सेट कर रहे हैं उस पोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं? पिरामिड, बिकॉज दैट पिरामिडल डेक्सेशन एक्चुअली गिव्स राइज टू दैट एलिवेशन.
फिर ये फाइबर्स डेकोसेट करने के बाद में दे विल बी रीचिंग टू दी लंबार पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, टर्मिनेटिंग वेयर, टर्मिनेटिंग इन दी एज शी सेड लमाइना 9 या एंटीरियर हॉर्न में आके जो मोटर न्यूक्लियाई है उनमें टर्मिनेट होंगे, एंड देन दियर एक्सॉन्स विल बी गोइंग एंड फॉर्मिंग स्पाइनल नर्व, and then the action will be performed. So this is the pathway for any मतलब it's like an example कि कोई भी voluntary अगर activity है, इसके बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, sit down, जैसे cerebellum का unconscious proprioception भी इसी के साथ में है, तुमने कितना बॉल को किक करना है, कितना एक्सटेंशन होना चाहिए, तो फ्लेक्सर्स कैसे कंट्रोल होने चाहिए, वो सारी कुछ चीज़ें अनकॉन्शियस लेवल पे भी चल रही हैं. देयर इज तो कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन कौन सा पाथवे लेकर जा रहा है? कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन इज कैरीड बाय विच पाथवे? विच असेंडिंग ट्रैक्ट? भाई प्रोप्रियोसेप्शन तो असेंडिंग ट्रैक लेकर जाएंगे ना. मीडियल लेमिनिस्कस, डॉर्सल कॉलम, फेसिकुलस क्यूनिएटस या ग्रेसिलिस? Fasciculus gracilis will be carrying conscious proprioception for kicking, and then unconscious proprioception will be carried by what? Anterior and posterior spinocerebellar tract. So this way this whole activity will be controlled. ऐसा नहीं है कि extensors जब काम कर रहे हैं तो flexors नहीं कर रहे हैं, उनका भी control है वहाँ पे. So that control is actually done by the upper motor neuron pathway, and when this control is lost तो ओवर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसे हम फिर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या हो जाता है, देयर इज स्पास्टिसिटी इन द मसल्स. सो दिस वे दीज ट्रैक्ट्स आर एंड प्लस देयर इज कोऑर्डिनेशन, पोस्चर ऑफ द बॉडी हैज टू बी मेंटेन. तो वो जो सेरिबेलम का मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अगर हम एक लिम्ब से कर रहे हैं तो दूसरे लिम्ब के साथ में बॉडी का पोस्चर भी मेंटेन करना है, बाकी मसल्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन चाहिए. सो दैट इज ऑल्सो डन either at conscious or unconscious level. So if it is done at unconscious level, that is controlled by cerebellum, और अगर हमें पता चल रहा है कि हम कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, so that is done at the cerebral level. So this way whole thing is done. एक मैंने बहुत अच्छा सा एक वो पढ़ा था, इसके लिए पूरे स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरोनॉटमी आती है, जिसको और डिटेल में पढ़ना हो की सॉफ्ट कॉपी से तुम सारे इवन जो जितने भी न्यूरोनॉटमी के चैप्टर्स हैं, यू गो बाय दैट, उसने बड़ा अच्छा एक एलैबोरेशन दिया है कि सपोज यू हैव टू टेक आउट अ बुक फ्रॉम अ शेल्फ, देन व्हाट मसल्स विल बी इन्वॉल्व्ड, which cerebral hemisphere will be involved. So this way you can make out or do the whole neuroanatomy. Next thing, extra pyramidal tracts कौन कौन से हैं? टेक्टोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, ओलिवोस्पाइनल एंड रूब्रोस्पाइनल. ओलिवोस्पाइनल के लिए कई बार लिख देते हैं कि मतलब दिस ट्रैक्ट इसका फंक्शन बहुत नोन नहीं है या एग्जिस्ट भी नहीं, स्पाइनो ओलिवरी का डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है. सो टेक्टो, रूब्रो, वेस्टिबुलो एंड दी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट. तो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है दैट इज बेसिकली कहाँ से, जो न्यूक्लियस है इसका कहाँ है, कहाँ से ओरिजिनेट होंगे फाइबर्स? फ्रॉम द सुपीरियर कॉलिक्यूलस ऑफ मिड ब्रेन. दे विल बी कमिंग फ्रॉम सुपीरियर कॉलिक्यूलस ऑफ मिड ब्रेन. स्पाइनोटेक्टल एंड टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट्स आर basically form the ascending and descending pathway for spino-visual reflex. अब ये स्पाइनो-विजुअल रिफ्लेक्स क्या होता है कि आईज ने अगर कुछ देखा तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी और हेड का जो मूवमेंट है रिफ्लेक्सली हो जाता है. दैट इज डन बाय टेक्टोस्पाइनल एंड स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट, एंड न्यूक्लियाई आर बेसिकली located in the superior colliculus of midbrain. Then there is rubrospinal tract. Rubro, red nucleus. So that the fibers are coming from red nucleus. It is a cross tract located in the lateral funiculus. Its function is same as corticospinal tract. It is also like it, but at we can say it is extrapyramidal, involuntary है ये, ठीक है. Then there is reticulospinal tract. So there are two kinds of reticulospinal tracts, medial reticulospinal and lateral reticulospinal. One is originating from pons, one is originating from medulla, and then
बॉडी को अराउजल रिस्पॉन्स और बाकी पोस्चर और ये सब अनकॉन्शियस लेवल पे मेंटेन कर रहा है रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट. देन देयर इज vestibulospinal tract. There are two nuclei, medial vestibulospinal and lateral vestibulospinal, located at pontomedullary junction. So some books write ki they are located in medulla. 4 nuclei are actually there at the pontomedullary junction. So they will be responsible for coordination, posture and all the things. So these 4 tracts, rubrospinal, vestibulospinal, tectospinal and the reticulospinal. So vestibulospinal, they arise from vestibular nuclei. Their control is ipsilateral. They control balance and posture by innervating the anti-gravity muscles of via the lower motor neurons. Then reticulospinal, 2 tracts, medial reticulospinal from pons, lateral reticulospinal from medulla. Nerve cells pass in reticular formation and they end at the anterior gray column of the spinal cord. हमने देखा था कि anterior जो funiculus है, they are located in that thing. So this is the reticulospinal tract. Rubrospinal tract coming from red nucleus of midbrain. Its main function is in the upper limb but not in the lower limb control, but their function is similar to the corticospinal tract. Then tectospinal tract, originating from superior colliculus, neurons decussate, they reach to the lower level. So lower motor neuron pathway coming to the cord syndromes. अब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई, वो तभी समझ आएगा अगर ट्रैक्ट समझ आ जाएंगे, तो बाकी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी. वन इज कंप्लीट ट्रांसवर्स कॉर्ड लीजन. अब हमने वो पूरा जो है, एक बार वो स्लाइड लगा देती हूँ कि पूरा ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या क्या है. There are ascending tracts, there are descending tracts, everything is there. So complete cord lesion, अगर suppose C6 level पे complete cord lesion हो गया, तो बताओ क्या क्या होगा. उस लीजन के नीचे सारे सेंसेशन चले जाएंगे, तो सेम हाफ ऑफ द बॉडी से जाएंगे. अच्छा पूरा ही हो गया है तो फिर दोनों हाफ्स ऑफ बॉडी विल बी अफेक्टेड, तो हम हाफ वाली बात तो कर ही नहीं सकते. तो टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, एवरीथिंग बिलो द लेवल ऑफ लीजन. देयर विल बी लोअर मोटर न्यूरॉन काइंड ऑफ पैरालिसिस और अपर मोटर न्यूरॉन. ये हाँ, कितने लोग कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन, कितने लोग कहते हैं पहले लोअर मोटर न्यूरॉन, कितने लोग बोल रहे हैं मैं बोल रही हूँ C6 लेवल पे न्यूक्लियाई जो है वो लॉस्ट हो गए हैं, फाइबर्स जो हैं वो लॉस्ट हो गए हैं, इंजरी हुई है. नीचे वाली स्पाइनल कॉर्ड ठीक है, ऊपर वाला ठीक है. ठीक है, तो अब बताओ कि C6 लेवल के नीचे तो पूरी बॉडी ही है, मतलब बाकी के फाइबर. तो लीजन लोअर मोटर न्यूरॉन होगा या अपर मोटर न्यूरॉन? हाउ मेनी ऑफ यू से लोअर मोटर न्यूरॉन? Okay, only 2, 3, 4. At which level lower motor neuron and at which level upper? क्योंकि दोनों होंगे, कैसे होंगे ये बताओ. Sit down. At the level of C6, it will be a lower motor neuron lesion. और जो बाकी के जो फाइबर्स हैं, मतलब C7, C8 से लेके सेक्रल तक के लिए बाकी की जो बॉडी है उनके लिए अपर मोटर न्यूरॉन, क्योंकि उनके फाइबर्स वहां तक पहुंचने के पहले ही कट हो गए. ठीक है, सो देयर विल बी अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन. कंप्लीट ट्रांसफर, मतलब देयर इज पैरालिसिस एज वेल एज देयर इज पैरासिस. Sorry, the sensory part is lost. Anesthesia is there and paralysis is there. सारे sensations चले गए plus paralysis हो गया, spastic और flaccid. Then central cord syndrome. ठीक है, अब central cord syndrome मतलब वो central canal के around जो lamina 10 है, वहाँ पे अगर कोई fibers हैं या फिर कोई tracts हैं, they will be involved first and then other things will be involved. तो मुझे एक बात बताओ कि कौन से फाइबर्स पहले इन्वॉल्व होंगे, जो डेकसेट कर रहे हैं वो या जो डेकसेट नहीं कर रहे हैं वो? जो डेकसेट कर रहे हैं.
तो मुझे एक चीज और बताओ कि हमारे जो 6 ट्रैक्ट हमने कल असेंडिंग पढ़े थे, उनमें से कौन सा ट्रैक्ट डेक्सेट कर रहा था? स्पाइनोथैलेमिक। उसमें भी क्या होता है, जो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक है वो आते ही सेम लेवल पे डेक्सेट कर जाता है। जो असेंडिंग स्पाइनोथैलेमिक होता है that gives ascending and descending branches and then it will decussate. So first tract which will be involved is lateral spinothalamic tract. तो सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम में सबसे पहले क्या क्या सिम्टम आएगा बताओ? लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑन, अगर मान लो अब मैं ऐसे पूछूं कि फिर से हम C6 ले लेते हैं और कुछ मेरे दिमाग में, सपोज C6 लेवल पे सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम हो गया, ठीक है, वहां से शुरू हो रहा है। एक्चुअली बेसिकली ये क्या है, सिरिंगोमाइलिया एक कंडीशन है जो कंजेनाइटल है, उसमें सेंट्रल कॉर्ड जो है वो इन्वॉल्व होता है, दैट बेसिकली इन्वॉल्व्स द अपर हाफ ऑफ द बॉडी, सो सर्वाइकल रीजन एंड अपर लिम इज इन्वॉल्व, वी विल बी सीइंग टू दैट। अगर वहां पे कोई लीजन हो गया, ठीक है, तो अगर C6 लेवल पे हो गया, अब मुझे बताओ कि कौन सा हाफ जो है वो अफेक्टेड होगा? कॉन्ट्रालैटरल बिलो C6 एंड एट द लेवल ऑफ C6। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ऐसे करके बेसिकली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट विल बी द फर्स्ट ट्रैक्ट टू बी इन्वॉल्व, देन एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक एंड देन दी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, क्योंकि वो भी फाइबर्स उसमें एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल है, वो नीचे ही आके डेक्सेट करते हैं, तो दे विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व। तो देयर विल बी पैरालिसिस ऑल्सो अलॉन्ग विद द एनेस्थीसिया, देयर विल बी पैरालिसिस ऑल्सो। तो देन एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, अगर एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम होता है तो अब ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, तो हर किसी को आना चाहिए। एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में कौन कौन से ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होंगे? पिरामिडल बस बता दो कि मतलब जो वॉलेंट्री ट्रैक्ट्स हैं वो कौन से इन्वॉल्व होंगे? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट विल बी इन्वॉल्व, ठीक है। तो अगर मान लो हमारी राइट साइड की एंटीरियर स्पाइनल, एक ही एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, लेकिन सपोज हम ऐसा सोच रहे हैं कि राइट साइड में अगर ये एंटीरियर पोर्शन ऑफ द राइट साइड ऑफ द कॉर्ड इज इन्वॉल्व, then what will happen to the left half? Anterior portion of gray horn is also consisting of motor neurons, so motor pathway first will be involved. सीधे अगर posterior cord की बात करें तो sensory pathways will be involved. तो इतना तो concept इस क्लास से बना लो कि अगर एंटीरियर कॉर्ड इन्वॉल्व हो रही है तो मोटर पाथवेज फर्स्ट विल बी इन्वॉल्व, अगर पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस पोस्टीरियर कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो सेंसरी पाथवेज विल बी इन्वॉल्व। फिर सेंसरी में भी हम देखेंगे कि पेन एंड टेम्परेचर है। पहले अगर पोस्टीरियर कॉर्ड जाता है, सिट डाउन, अगर पोस्टीरियर कॉर्ड जाता है, तुमको पूछ रही हूँ, हाँ, अगर पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम होता है तो कौन से सेंसेशंस बच जाएंगे, रिलेटिवली बाद में इन्वॉल्व होंगे, कौन से पहले इन्वॉल्व होंगे? अगर पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम होता है, पीछे ग्रे हॉर्न में से कौन सा फेसिकुलस जा रहा है? 2 फेसिकुलस बनाए थे ना, वो स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और कोई कौन से जा रहे हैं भाई बताओ? फेसिकुलस क्यूनिएटस एंड फेसिकुलस ग्रासिलस, 2 ही फेसिकुला है पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस में, और कुछ है ही नहीं, 2 ही है बस, फेसिकुलस क्यूनिएटस एंड फेसिकुलस ग्रासिलस। तो कौन कौन सी सेंसेशंस लॉस्ट होंगे पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में? प्रोप्रियोसेप्शन, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन। क्या अभी नहीं लॉस्ट होगा? पेन एंड टेम्परेचर। ऑफ कोर्स पेन एंड टेम्परेचर विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, क्योंकि सबके सब आ तो कहाँ से रहे हैं? डॉर्सल रूट गैंग्लियन से, सो दे विल ऑल्सो बी समवेयर दे विल बी अफेक्टेड, बट येस फेसिकुलस क्यूनिएटस एंड ग्रासिलस जो है वो पहले इन्वॉल्व हो रहे हैं। देन ब्राउन सीक्वर्ड सिंड्रोम। व्हाट इज ब्राउन सीक्वर्ड सिंड्रोम? हेमीसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, either due to a knife injury, due to accident, due to stab injury। ये जितने भी ये मैं बात कर रही हूँ ना, I want to share this thing कि मैं हमारे यहाँ जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है मैं वहाँ गई थी एंड ऑल द केसेस आर देयर, मतलब ये सब पेशेंट्स आते हैं। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, ब्राउन सीक्वर्ड का मुझे नहीं मिला, बाकी ये एंटीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द आर्टरीज, वो सीटी स्कैन करवाया, उसमें आर्टरी कंप्रेस्ड मिली, उसमें कितना पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्व हुआ, ये सारे केसेस यहाँ पे डील करे जाते हैं अपने हॉस्पिटल में। बहुत अच्छा डेवलप्ड डिपार्टमेंट है।
सो ये इट्स नॉट लाइक कि मैं बस सिर्फ बात कर रही हूँ, ये तुम्हें सीखना है ये सारी चीजें, तो अच्छे से कर लेना इसको। फिर ब्राउन सीक्वर्ड सिंड्रोम में देयर इज हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, राइट साइड में हेमी सेक्शन हो गया, स्टैब इंजरी हो गई, तो क्या होगा लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी में या राइट हाफ ऑफ द बॉडी में, कौन से सेंसेशंस लॉस्ट होंगे, क्या क्या पैरालिसिस होगा, एंड सेंसरी एंड मोटर विल बी इन्वॉल्व। सो इफ सेंसरी पाथवेज आर इन्वॉल्व, then touch, pressure and vibration will be lost on the same side or on the opposite side? On the touch, pressure and vibration, same side or opposite side? Same side. Why same side? Because fasciculus, gracilis and cuneatus do not cross in the spinal cord. Decussation occurs at the level of medulla. ठीक है, पेन एंड टेम्परेचर विल बी लॉस्ट ऑन ऑपोजिट साइड बिकॉज लेटरल स्पाइनोथैलेमिक एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट दे विल डेकसेट। ठीक है, फिर पैरालिसिस कहाँ होगा, मतलब सेम भाई हमने तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड ही चली गई ना, तो बॉडी में लेवल तो बताना ही नहीं है, सेम हाफ में होगा, ऑपोजिट हाफ में होगा, हेमीप्लेजिया जिसे बोलते हैं। तो हेमीप्लेजिया ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। वो पेशेंट ऐसा होगा कि मैं सीधा हाथ तो हिला लेता हूँ, मेरी ये वाला पैर भी हिल रहा है, दूसरे साइड में क्या है, पूरी लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी इज दैट इज इन हेमीप्लेजिया, कोई भी मसल की मूवमेंट नहीं हो रही है। सो दैट इज एक्चुअली दी ब्राउन सीक्वर्ड सिंड्रोम, हेमीप्लेजिया ऑन ऑपोजिट साइड, pain and temperature lost on opposite side, but touch, pressure and vibration sensations will be ipsilateral loss of those sensations. So this is brown sequard syndrome. What is syringomyelia? It is a progressive cavitation around or near the central canal of spinal cord, especially in the cervical segments. तो ये syringomyelia जो congenital condition है वो किसको involve करता है? सेंट्रल कॉर्ड को कहाँ पे कर रहा है? सर्वाइकल, मेनली इन दी सर्वाइकल सेगमेंट्स. It interrupts the fibers of lateral spinothalamic tract that pass in front of the central canal. Their decussation is occurring where? In front of central canal. So lateral spinothalamic tract will be involved. There will be loss of pain and temperature sensibility on both sides. Proprioception and light touch is spared. Why proprioception and light touch is spared? Yeah, fasciculus cuneatus and fasciculus gracilis are carrying those. Light touch लिखा है, that is fine touch या 2-point discrimination. वो किससे जा रहे हैं? fasciculus cuneatus और fasciculus gracilis से. काफी पीछे हैं वो ट्रैक्ट, तो सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम में अभी स्पेयर हो जाएंगे. सो दिस काइंड ऑफ मतलब दो सेंसेशंस चले गए, पेन एंड टेम्परेचर, बाकी के बच गए. इस टाइप के लॉस को बोलते हैं सेंसरी डिसोसिएशन. पूरा का पूरा सेंसरी लॉस नहीं हुआ, कुछ बच गया, कुछ चला गया. सो दिस इज नोन एज सेंसरी डिसोसिएशन विच इज सीन इन सिरिंगोमाइलिया. नाउ आई वांट समबडी टू समराइज सिरिंगोमाइलिया. कैविटी ऑफ द सेंट्रल कैनाल इज इंक्रीजिंग. जो वो सेंट्रल कैनाल है ना, उसकी कैविटी क्या हो रही है? बड़ी हो रही है. तो उससे क्या हो रहा है? देयर इज इंटरप्शन ऑफ फाइबर्स which are present around that central canal. So which fibers are present in contact with the central canal or just in front of the central canal? Lateral spinothalamic tract. Okay, so which sensations will be lost? Pain and temperature on same half of the, of course on both the halves, अगर पूरा का पूरा जा रहा है on both the halves. And then there which sensations will be spared? Proprioception या sensations carried by dorsal column will be spared in the central canal syndrome. So anterior cord syndrome, anterior spinal artery के कितना part supply करती है anterior spinal artery? Anterior 2/3 part. That means anterior funiculus and लेटरल फ्यूनिकुलस. यहाँ वो ट्रैक्स की इंपॉर्टेंस पता लगती है कि रूब्रोस्पाइनल अगर लेटरल फ्यूनिकुलस में है तो वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द एंटीरियर पोर्शन एंड द lateral portion will be involved. It is characterized by loss of motor functions below the level of injury, loss of sensations carried by anterior columns of the spinal cord. That means pain and temperature sensations will be lost in
एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। पेन एंड टेम्परेचर क्यों लॉस्ट हो रहा है? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, अगेन लेटरल पोर्शन भी इन्वॉल्व है और एंटीरियर पोर्शन भी इन्वॉल्व है, सो दे विल ऑल्सो बी लॉस्ट अलॉन्ग विद द लॉस ऑफ मोटर फंक्शंस अलॉन्ग ऑन द ऑपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी। अगर ये समझ में आने लग जाते हैं ट्रैक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, अगर नहीं समझ आता है तो टर्मिनोलॉजी बस थोड़ी सी टफ है, थोड़ी मेहनत करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में क्या होगा? इट इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय लीजन ऑफ पोस्टीरियर पोर्शन। इट इज अ रेयर कंडीशन, इट इज अ वेरी रेयर कंडीशन, लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन प्लस वाइब्रेशन, 2-point discrimination, loss of touch. That means sensations carried by dorsal column, fasciculus cuneatus or gracilis will be lost in posterior cord syndrome. सेंसरी जितने भी हैं, पेन और टेम्परेचर को छोड़ के बाकी जो सेंसेशंस हैं दे विल बी लॉस्ट इन पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। Then Brown-Sequard syndrome is hemisection of the spinal cord. What will be damaged? Dorsal column will be damaged, lateral column will be damaged, anterolateral column will be damaged and damage to local segment and nerve roots. मतलब सब कुछ ही एक हाफ का है तो दूसरा हाफ कैसे अफेक्टेड होगा बॉडी का, और इप्सिलेटरल साइड में क्या अफेक्टेड होगा? एनेस्थीसिया और पैरालिसिस, हेमीप्लेजिया, वो कैलकुलेट करना है ब्राउन सीक्वर्ड में। सो दिस वाज व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट कि बिलो द लेवल ऑफ द लीजन तो क्या होता है? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, और अगर सेम लेवल पे हो रहा है तो दैट विल बी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। कोनस सिंड्रोम, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। व्हाट वाज कोनस? कोनस क्या था? स्पाइनल कॉर्ड जहाँ एंड हो रही थी वो कोनस मेडुलरिस जो है वो पोर्शन अफेक्टेड है। वहाँ पे कौन से नर्व रूट्स आ रहे हैं? Mainly sacral segments will be there. तो कोनस सिंड्रोम विल बी अफेक्टिंग दी सेक्रल सेगमेंट। एक चीज याद रख लो, वो S2, S3 और S4 पैरासिम्पैथेटिक कितना पोर्शन सप्लाई करता है, मतलब डॉर्सल पोर्शन ऑफ द हाइंड गट, पेल्विक रीजन, ब्लैडर, यूट्रस एंड देन दी टर्मिनल पोर्शन ऑफ द गट ऑल्सो। तो वो पूरा जो पार्ट है those things will be affected. So there will be an anesthesia mainly caused by the lesion in S3 and S5. यूरिनरी रिटेंशन, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक पाथ क्या कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक एक्चुअली दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सचरेशन, तो वो नहीं है तो क्या हो जाएगा? यूरिनरी रिटेंशन। ये बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोनस सिंड्रोम भी। जैसे बहुत ओल्ड एज में देखा होगा, मेरी मदर इन लॉ को एक्चुअली जैसे डिस्क प्रोलैप्स है, ठीक है, सो इफ इट इज इन द रीजन ऑफ, सपोज इट इज इन द सेक्रल रीजन और इन द लंबार रीजन, तो ये रूट वैल्यूज अफेक्टेड हो जाती हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही कि बिल्कुल यूरिनरी रिटेंशन ही हो जाता है, बट देयर माइट बी सर्टेन डिफिकल्टीज कि अभी हाँ उस प्रोसेस में जा रहा है कि और अगर प्रोलैप्स हो गया तो दोज नर्व्स विल बी फुल्ली कोलैप्स। तो जो वो पेशेंट्स टालते जाते हैं कि अभी हमें नहीं करानी सर्जरी, थोड़े दिन बाद कर, फुल्ली फिर नर्व्स अगर कंप्रेस हो जाएंगी तो फिर पेशेंट किस कंडीशन में आएगा? यूरिन पास ही नहीं हो रहा, ब्लैडर फुल है, फिर वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है और फिर ऑपरेट करना होता है। तो ऐसे करके इफ यू नो द लेवल कि विच स्पाइनल नर्व रूट्स आर अफेक्टेड, सो इफ lumbar or sacral things will be affected, parasympathetic pathway will be affected, and urinary retention, fecal incontinence, impotence, loss of anal reflex, and there will be preserved. ये याद रखो, कोनस सिंड्रोम तब बोल रहे हैं मोटर फंक्शंस ऑफ द लोअर लिम्ब आर प्रिजर्व्ड, दैट मीन्स वो लंबार जो लेवल है वो प्रिजर्व्ड है। S3 और S5 के लेवल पे लीजन हो रहा है। टाइम कितना हुआ है? अभी है। कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम, कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम के एक पेशेंट यहाँ पे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ऑपरेट हुई थी, उसका पेपर में आया था कि मतलब उन्होंने बोला था कि वो इस एक्यूट कंडीशन में आई थी कि यूरिनरी रिटेंशन था, ये सब था, और तुरंत उसको मतलब ऑपरेट करके फिर it was dealt with. So cauda equina is composed of lumbar, sacral and coccygeal nerve roots. Lesion of the cauda equina below L1 vertebral level rest in cauda equina syndrome. वही सारी complaints होंगी, urinary retention होगा, fecal incontinence होगा। तो because posterior जो depending on कि कहाँ कितनी nerves की involvement है, but sacral region and lumbar region will be affected. So this is cauda equina syndrome.
the lesion will be affecting lower portion of the cauda equine, may have lower limb weakness, sensory loss only in saddle area, involvement of urination, defecation and sexual dysfunction will be there. So this was about the spinal cord.